वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत से ताल्लुकात की बहाली के लिए एक बार फिर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं जब तक भारत यकतरफा कदम वापस नहीं लेता ताल्लुकात की बहाली कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। हम अपने प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि इस मामले पर जारी बहस क्या थम जाएगी, क्या खारजा पॉलिसी का ये इबहम दूर हो जाएगा। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की, जिनकी वापसी का मामला वक्ती तौर पर रुक गया है। उनकी रवानगी के खिलाफ हुकूमत ने अपील वापस ली है, ताहम शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला आगे ना बढ़ाने की हामी भरी है। तज्जियाकारों से पूछेंगे कि सियासी मंजरनामे पर अगली पेशरफ्त क्या होगी। और आखिर में हम बात करेंगे बजट से पहले मुआशी आदादो शुमार पर हुकूमत और अपोजिशन की अहम लड़ाई के बारे में। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद फैजी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जबकि अंबर शमसी भी थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से भारत से मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम शर्त दोहरा दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से यकतरफा इक़दाम के बाद हमारे लिए भारत के साथ तिजारत मामूल पर लाना मुश्किल है और जब तक ये इक़दाम वापस नहीं लिया जाता इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ गद्दारी होगी। अहम मामले पर अहम पॉलिसी बयान है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया से ताल्लुकात की बहाली के मामले पर इबहम अब खत्म हो जाना चाहिए। हमारा सवाल यह है कि कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, ये कहा है वजीर आजम ने। अहम खारजा पॉलिसी बयान है ये, तो क्या इस बयान ने इबहम दूर कर दिया है? ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने पहले इबहम की बात की, तो इबहम तो कभी दूर नहीं होगा, इसलिए कि मुख्तलिफ सोच रखते हैं और उनके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं जिससे जरिए वो पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को देखते हैं। कुछ लोग हर हाल में ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं, कुछ कंडीशंस पे चाहते हैं, कुछ तिजारत को फेवर करते हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वो तो रहेगा, लेकिन अब एक जनरल तरीके से अगर आप देखें, और आपने देखा कि इससे पहले जब तिजारत की बातचीत हुई थी और अब गवर्नमेंट का एक बयान सामने आया था, तो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। और वो रिएक्शन सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से था ही, लेकिन वो आम आदमी की तरफ से भी रिएक्शन था, सोच रखने वाले लोगों की तरफ से भी रिएक्शन था, जो लोग कश्मीर और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किसी को देखते रहते हैं उनकी तरफ से भी वो रिएक्शन था। तो अब उसके बाद एकदम गवर्नमेंट ने ये बयान दिया कि जी हम हेलो जी हेलो उस वक्त गवर्नमेंट ने बयान दिया कि जी हाँ आया था कि हम ताल्लुकात तिजारत नहीं शुरू कर रहे, और यही जो पोजीशन आपने दोहराई है इस पोजीशन के ऊपर जाएंगे। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट के वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, जो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब ने इंडिकेट किया इससे थोड़ी डाइवर्जेंट होती है, तो वो इबहम एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बहाली है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया है, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ वो बहाली ही एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक चल रही है और उस तहरीक को जिस तरह दबाया गया है, और वहां पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो अभी नहीं बल्कि पिछले 10-13 से जारी है, वो पूरी की पूरी तहरीक जो है उसके बारे में पाकिस्तान और भारत का नुक्ता नजर जो है मुख्तलिफ है। और पाकिस्तान उसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक को सपोर्ट करता है, और उसी खुद मुख्तारी की तहरीक जो उसके अंदर जो यूएन की करारदाद हैं उनकी तरफ इशारा करता है। तो अब एक तो है जो आपने कहा उसके स्टेटस को बहाल करने का, लेकिन उस स्टेटस के बहाल करने के साथ जो कश्मीरियों की कश्मीर की आज़ादी की जो मंशा है, जो उनका स्टांस है, उसको भी एक्सेप्ट करना भारत के लिए जरूरी है। तब आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, आप किसी किस्म की तिजारत का सोच सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उसको डिटैच करेंगे इस पूरे के पूरे स्टेटस से, तो आप किसी भी तरीके से कोई तामीरी बातचीत भारत से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि जी कश्मीर बुनियादी मसला है, और उसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग भी हुए। 2 चीज आपको पता है, पानी के ऊपर भी डायलॉग हुए हैं, कश्मीर तिजारत तो बहाल हो गई वजह से रुकी है। तो मेरा ख्याल एक होलसम पैकेज है
जिसके परव्यू में इस चीज को देखना चाहिए। ठीक है, यानी आपके नजदीक स्टेटस की बहाली ही काफी नहीं है, बल्कि कश्मीर की आजादी पर भी बात होनी चाहिए, तभी मजीद कोई बात होनी चाहिए। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी के, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के, वो बड़े क्लियर कट होते हैं और उनमें अभाम या एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो हैरान हूँ कि ये अभाम कहाँ से आया था और क्यों आया था, उसका जवाब अभी देना बाकी है, वो गवर्नमेंट को अभी देना होगा कि इस तरह की सिचुएशन के UAE के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने US में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। और उसके बाद फरवरी 2021 में कश्मीर डे पे ये कहना कि हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, इन सब चीज़ों की सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कि आप एक बयान दे दें, मेरे ख्याल है ये काफ़ी नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत, मैंने कहा ये स्ट्रेटेजिक इशू था बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा जवाब हमें ये चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्लियर डायरेक्टिव से जब आप इधर उधर होते हैं उसमें कसूर किसका होता है, कौन डेविएट कर रहा होता है? क्या आपके वज़रा आपकी बात नहीं सुन रहे थे जो उन्होंने ट्रेड की बात कर दी? क्या आप जो बाहर से ख़बरें आ रही थी उनको खुद एज अ स्पैनर फेंक रहे थे, उनका रिपल इफेक्ट देखना चाह रहे थे कि उसके बाद कोई डायरेक्शन लेंगे आप? वो था क्या सारा जो इतना अरसा 3-4 महीने चलता रहा है? और खुशाइन बात इसमें यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह रिएक्ट किया है, उससे ये पता चलता है कि हम ह्यूमन राइट्स को कितना सीरियस लेते हैं। शायद पूरी दुनिया में कोई कौम उसे उस तरह नहीं देखती जिस तरह हम देख रहे हैं और जिस तरह हमें एहसास है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है, 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्ज़ी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज़ कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज़ या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफ़ी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? बिकॉज एक वाकया हो गया, अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफ़ी नहीं है और इससे अभाम भी कोई दूर नहीं हुआ। दिस इज़ माई स्टांस। ठीक है, जवाद फैजी साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा कि जुनैरा ने भी कहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हुई ही क्यों? देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए हुई कि मैं रमज़ान के अंदर एक तवील ब्रीफिंग्स देखता हूँ दोनों तरफ, और उसकी कोई ना कोई फुलझड़ी, कोई ना कोई झलकी हमें मुख्तलिफ एंकर से मिलती रहती है। उसमें भी ये बात खुल के सामने आई कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरह भी जुनैरा ये फरमा रही थी कि हम एक तरफ तो ये चाहते हैं कि UAE वाले बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। मैं पेंटागन की तरफ नहीं जाता, मैं UAE के जो वज़ीर ख़ारजा उनकी बात करूँगा कि वो हमें बताते हैं कि ये हो रहा है। फिर हमारे ही एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट आके जब अपनी अपनी पटारी खोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये बातें भी हुई हैं। और उसके बाद फिर खान साहब का अचानक से ये बड़ा बयान आ जाना, अगर इस बयान को सामने रखूं, बयान तो बड़ा जानदार लगता है और ऐसे ही लगता है जैसे वो UN में खिताब करके आए थे और जिसको बार बार सुनने को दिल करता है। लेकिन अमलन असल इशू ये है, जिस तरह मुझसे पहले ये कहा गया कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से लैंड ऑनरशिप का मामला है, फिर आप ही के इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ये बात की थी जिस दिन ये काम शुरू हुआ था, और मेरी ज़बान से ही निकली थी कि कितने लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है और किस तरह उन्हें मज़ीद जो है वो तंज़ली का शिकार बनाने की कोशिश की जा
जा रही है, फिर किस तरह वहाँ पे जो वो लोग बसाए जाएंगे जिनके डोमिसाइल बनाए जाएंगे और अक्सरियत को अक़लियत में, अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया जाएगा। अब ये कह देना कि वो हैसियत बहाल हो जाए, तो फिर इस दरमियान जो बयानात आते रहे, फिर हम ये कहते रहे कि हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो मामलात चाहते हैं, हम तिजारत चाहते हैं, हम सारे ऐसे इश्यूज़ चाहते हैं जो कोई भी महज़ब कौम चाहती है, तो उसमें कश्मीर तो कहीं बहुत दूर, जैसे लाहौर से कुछ दूर है इस्लामाबाद की निस्बत, वहाँ उसी तरह मुझे काफ़ी दूर लगने लग गया था। लेकिन इशू यही है कि क्या अभी तक, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये फरमाया ना कि इबहाम दूर नहीं हो रहा, और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ना तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से और वहाँ के ऐसे फोरम से कोई बात हो रही है, ना किसी ऐसी जगह से बात हो रही है, ना वज़ीर ख़ारजा साहब इसको क्लियर बता पा रहे हैं, ना वज़ीर आज़म इमरान खान वो 5 मिनट की खामोशियों से हम शुरू हुए थे जुम्मे के जुम्मे कि जिस तरह हज़रत साहब मिंबर पे खड़े होते हैं हम भी खड़े हो जाया करेंगे। लेकिन इशू ये है कि हम तो बड़ी मुबहम पॉलिसीज़ लेके चल भी रहे हैं, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया जवाद साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसा कि जवाद फैजी साहब ने भी कहा कि वजीर आजम का बयान था तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या ये बयान महज काफी था, और क्या इस बयान से कंफ्यूजन जो है वो जितनी भी थी वो दूर हो गई? शाइस्ता, देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब स्ट्रॉन्ग एक बयान दिया है तो वो स्ट्रॉन्ग बयान ही दे सकते हैं ना, वो इंडिया के भारत के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से जवाब दिया है, और मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद इस पॉलिसी के ऊपर, कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ इमरान खान साहब ने इबाम दूर किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मसले कश्मीर, आवाज़ उठा सकते हैं ना, अपने मुल्क में आवाज़ उठा सकते हैं, बैरूनी फोरम्स में आवाज़ उठा सकते हैं, यूएनओ में आवाज़ उठा सकते हैं, और उन्होंने आवाज़ उठाई है। दुनिया ने माना है, अपोजिशन ने माना है, जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान ने माना कि इमरान खान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई है, वो यही काम कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक तौर पे भी आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने अवाम को क्लियर कर दिया है कि कश्मीर सबसे पहला मसला है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कश्मीरी मुसलमानों को जब तक अस्तिस्वाब राय का हक नहीं दिया जाएगा, यूएन चार्टर के मुताबिक जो उनका रेफरेंडम करवाने का वादा किया गया था नेहरू दौर में, जिसमें नेहरू ने भी वादा किया था, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा हम भारत के साथ कोई ताल्लुकात नहीं कर सकते, हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सकते। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो 2 साल, तकरीबन 1 साल 10 महीने हो गए जिन्होंने वहाँ पे एब्रोगेशन की थी और वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, तो हमने आवाज़ ही उठानी है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस आवाज़ को ज़्यादा फैलना चाहिए, ये आवाज़ दोबारा यूएनओ में सुननी चाहिए, ये दोबारा अमेरिका के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। जिस तरह भी आपने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर पहले इसराइल के मजालिम कितने महीनों तक जारी रहते थे, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान ने, ख़ासतौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा का जो रोल रहा, उसकी वजह से इसराइल को बैकफुट पे जाना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के मसले को भी दुनिया के हर फोरम पे लेके जाना चाहिए जब तक कश्मीरियों को उनकी आज़ादी नहीं मिल जाती। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अंबर शमसी साहब, शाहिद साहिबा, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, अंबर शमसी साहिबा जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं इस पर जवाब देना चाहूँ कि देखिए, वजीर आज़म इमरान खान ने जो आज भी बात की थी, ये वही बात उन्होंने पब्लिक के साथ कॉल्स भी ले रहे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो बात कर रहे हैं 5 अगस्त की, क्या उसमें आर्टिकल 370 भी शामिल है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने जब कुछ चंद एंकर्स के साथ बातचीत की थी, मुख्तलिफ हलकों ने बातचीत की थी, उनका अहम नहीं है। लेकिन जब वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 5 अगस्त का मामला है, तो वो ज़ाहिर आर्टिकल 370 को भी इसमें शामिल करते हैं, और भारत के साथ जो ताल्लुकात है उनके हवाले से कहते हैं कि हमारे जो 5 अगस्त के तमाम फैसले थे वो वापस ना लिया जाए। और ये बहुत अहम मेरे ख्याल में एक फ़र्क है एक अप्रोचेस में, क्योंकि हमें ये मालूम है, बार बार रिपोर्ट हुआ है कि बैकडोर जो बातचीत है वो चल रही थी, 2017 से चल रही थी, इस दौरान अब हम 2021 में हैं, अब तक जो चलती रही है, कुछ हद तक हमने कुछ बहाली की तरफ देखा था, LOC के हवाले से देखा जाए, लेकिन क्या वजीर आज़म इमरान खान और PTI की हुकूमत
भारत के साथ जो तिजारत की बात थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एक्सेप्ट करने के बाद, तो एक हमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है पॉलिसी के हवाले से। वजीर आज़म इमरान खान तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या मुख्तलिफ हल्के हैं उनका मौक़िफ़ मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जो आपने ये भी देखा था कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि ज्यादा जरूरी है कि हम माजी को भूल जाएं और जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करें, उस पर तवज्जो, व्हिच इज अ मच मोर प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम देखते हैं और अक्सर यही होता है खारजा पॉलिसी के हवाले से। तो एक मुझे नजर आता है कि वजीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त होगा या उनका दुरुस्त होगा, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी फॉरेन पॉलिसी। लेकिन एक मुझे तो जो इस उनके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। हमारे कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि इबाम ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ का मानना यह है कि इबाम ख़त्म नहीं हुआ है। आवाज़ को मज़ीद बुलंद होना चाहिए, ज़्यादा मौसर तरीके से आनी चाहिए ताकि कश्मीरियों का मसला हो। इसी के साथ ख़त्म हो, इसी के साथ सेगमेंट को क्लोज करते हैं, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ लंदन जाना चाहते थे, नवाज शरीफ को मफाहमत पर कायल करना चाहते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ली, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की जानिब से भी तौहीन अदालत पर पैरवी न करने का फैसला किया गया। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में यह भी लिखा है कि जिस अंदाज में शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला इसे मिसाल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी की कोशिश खटाई में पड़ चुकी है और इसके सियासी असरात क्या होंगे। हमारा सवाल यह है कि सदर नून लीग की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ हुकूमती अपील तो वापस हो गई, शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी का मामला क्या खटाई में पड़ गया? जुनैरा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आई थिंक बड़ा बोल्ड मूव किया है शहबाज शरीफ ने। आप इसको इजी नहीं ले सकते हैं, उन्होंने हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि फिर वो भी अपनी अपील वापस ले लें। अब ऐसा स्टेप डेफिनेटली कोई भी कानून, कोई भी पॉलिटिकल मूव गवर्नमेंट की कब तक शहबाज शरीफ को रोक सकती है अगर वो किसी भी वजह से लंदन जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि शहबाज शरीफ कंसिस्टेंटली जब वो जेल में थे तब भी और अभी भी जिस अप्रोच के साथ चल रहे हैं उस अप्रोच में इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े वो नज़र आते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहती। ऑन दी अदर हैंड, जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते तो आपको फिर कुछ ना कुछ रिलीफ सबको देना पड़ेगा, और उस रिलीफ से मुराद ये है कि लोगों को जो पकड़ के आपने बंद किया हुआ है नैब ने, उनको रिलीफ दें। वो अपने केसेस बाहर रह के भी भुगत सकते हैं, मुल्क से भागे नहीं जा रहे हैं कहीं भी। लेकिन व्हेन दैट बिकम्स अ थ्रेट टू इमरान खान, तो फिर वो और तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और उस ट्रायंगल में जो सबसे ज़्यादा डोसाइल और हम्बल रोल प्ले कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि जेन्युइनली वो ये समझते हैं, आपने उनका इंटरव्यू हम सब ने सुना और बड़े गौर से सुना हमने, वो जेन्युइनली समझते हैं कि वाकई इस वक्त इंस्टेबिलिटी ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है ना नून लीग अफोर्ड कर सकती है। सबसे ज़्यादा थ्रेट उनको अपनी जमात से भी है। उसके अलावा जो उसके फिर इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, आपने देखा है जब से एक बड़ा डोसाइल फेस शहबाज शरीफ का सामने आया है, मरियम दोबारा एक्टिव हो गई हैं। तो ये इंस्टेबिलिटी के कुछ मोहरे हैं जो कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शहजाद अकबर जिस तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं, उससे मामले और ज़्यादा ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। जब लार्जर इंटरेस्ट की आप बात करते हैं, आपको ये सेंस है कि रीजन्स तरक्की करते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ता है, तो फिर आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि जब पॉलिटिकल ग्राउंड थोड़ी सी कम हॉस्टाइल होगी तो मुल्क का ही फ़ायदा होगा। सो आई थिंक शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा कूल बिहेव किया है, और इसी तरह कूल डाउन अगर वो करते रहेंगे चीज़ों को और नून लीग उसमें उनका साथ देगी तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं तो मेंटेन होगा जाके। ठीक है जवाद फैजी साहब, जैसा कि जो आज मूव हमने देखी, तो क्या ये एज्यूम किया जाए कि जो मफाहमत की बातें शहबाज शरीफ की जानिब से की जा रही थी वो हुकूमत के लिए थी?
देखिए, दो चीज़ें हैं शाइस्ता। मैं पहले तो पिछले सेगमेंट का ज़रूर हवाला दूंगा। मेरे दोस्त सिद्दीकी साहब ने ये फरमाया कि क्या इमरान खान इंडिया पे हमला कर दें। मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि जिस हालत जंग में हम सिपा सालार तब्दील नहीं कर सकते, उस जंग के बारे में सवाल तो कोई बच्चा भी कर सकता है कि उस जंग का क्या बना। हमला ना कीजिए, लेकिन कोई बाकायदा कोई सॉलिड चीज़ हमारे सामने रखिए। एक बात। दूसरी बात जो आपने की शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो अब लंदन जाएं या ना जाएं, जो जाके उन्होंने वहाँ करना था वो जूम पे होने लग गया है, और जो वो जाके बातें कहना चाहते थे वो हमने शीन निकलेगी, सीन निकलेगी, नून निकलेगी, निसार निकलेगा, हमने वो इतना ज़्यादा कर दिया कि उसके बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह अभी जुनैरा ये कह रही थी कि मुफाहमत की बात तो चल पड़ी। मरियम साहिबा बेशक अगर फ्रंट लाइन पे ज़रूर आ गई हैं दोबारा से, लेकिन असल कहानी तो वही है कि जब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कायद मुस्लिम लीग नून, जब वो सबसे राय लेते हैं तो उसमें सिवाय एक आध ऐसी राय के कि हमें 10-15 साल भी जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए, और मरियम साहबा का ये बयान ऐसे नहीं था, मगर उसका फ़ायदा इसलिए नहीं हो सका कि पावर टॉक्स टू पावर वो चीज़ जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हमें ये सामने रखना होगा। और शहबाज शरीफ साहब यही समझा रहे हैं मुसलसल कि इस तरह नहीं है, ये कोई मुल्क, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आमने सामने खड़े हो जाएं और तुम अपनी गलेल ले आओ, तुम अपनी बंदूक ले आओ। ऐसा मामला नहीं है। कहीं ना कहीं से तो सिरा पकड़ना है ना, कहीं ना कहीं से तो इस मुल्क की बेहतरी की कोशिश करनी है। और हमने जब जब भी महाज आराइयाँ उरूज पे देखी हैं, उसका मुल्क को फायदा नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों, बल्कि सह फरीकी, तीनों फरीक जो है इसकी तरफ आना पड़ेगा उनको, और देखना पड़ेगा कि आया मुल्क के लिए बेहतर क्या है, हमारे बैनुल-अक़वामी हालात है, जोग्राफियाई मामलात हैं। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, क्या लग रहा है कि वो जो नून से शीन निकलने की बातें हो रही थी, तो क्या वो रास्ते हमवार हो रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बहुत एम्बिग्यूटीज है। आप तो एक बात कर रही है गवर्नमेंट की और नून लीग की, या एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की। नून लीग की अपने अंदर पीडीएम, पीपल्स पार्टी के हिसाब से सवालिया निशान हैं जो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे खड़े हुए। और उसका सबसे बड़ा जो महवर है वो ये है कि क्या ये तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपने अगले इलेक्शन में जब जाना है उसमें आपने इश्यूज को लेके चलना है, पर्सनैलिटीज को लेके और इंडिविजुअल्स को लेके नहीं चलना। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो तो किसी फिलॉसफी के तहत चलती है, उसका एक मंशूर होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स के गिर्द रिवॉल्व नहीं करता। अगर तो वो ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल और करेगा कि जी मियाँ साहब तो ये होगा, तो फलाना इजाजत देगा तो ये होगा, तो फलाना ये कर रहा है, तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि कोई आप किसी किस्म की मुफाहमत या किसी किस्म की बेटर पॉलिटिकल अप्रोच के तौर पे जा सकते हैं। और यही चीज आपके सामने नजर आ रही है जब वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जाऊंगा, पाँव पढ़ूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा, तो ये कोई नए तो नहीं है ना। ये सियासत में इन्होंने मतलब 3 टेन्योर वाला शरकत गैर रूल किया है। तो जो बातें आज शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो उस वक्त क्यों भूले हुए थे जिस वक्त ये खुद पार में। तो ये कंफ्यूजन्स हैं जो क्रिएट ये करते रहेंगे। और उनमें सबसे बड़ा आपने देखा कि अभी वो पीडीएम से निकली, पीपल्स पार्टी निकली, तो वो निकली, तो उनका, तो ये चीजें जो हैं ये इस तरह नहीं होंगी जिस तरह नजर आ रही हैं। ये जान के चाहते हैं कि वो जो है ना एम्बिग्यूटीज और टेंशंस और कन्फ्रंटेशंस रहे और इसी तरह इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो हल होता नजर आता है। अदरवाइज लंदन हो या ना हो, बात एक ही है। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे नसीम सिद्दीकी साहब? शाइस्ता, ये देखें कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है कि अगर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त गुड कॉप के तौर पे नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और जितने अरबों खरबों के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। और अभी कहा जा रहा था कि वो कहीं भागे तो नहीं जा रहे या कोई मुल्जिम भागा तो नहीं जा रहा, तो इसहाक डार इस मुल्क से फ़रार है, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से फ़रार हैं, उनके जो सलमान शहबाज हैं मुल्क से फ़रार हैं, शहबाज शरीफ के दामाद जो है मुल्क से
फरार हैं। तो अगर इस तरह बड़े बड़े जो मुलजिम हैं अगर उनको बाहर जाने की इजाज़त देते जाएंगे तो इमरान खान साहब का जो नारा था करप्शन का, जो पीटीआई गवर्नमेंट का नारा था करप्शन का, उसको किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? जबकि केसेस का अल्तवा होता है कोर्ट्स के अंदर, उसके अलावा फिर मुलजिम छुट्टी लेके इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। क्या ये गरीब मुलजमान जो हैं उनको भी ये सहूलत फराहम की जाती है? उनको तो लोकल अस्पतालों में इलाज करने की इजाज़त नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को रोक के मैं आपकी जानिब आती हूँ नसीम सिद्दीकी साहब के कमेंट के बाद। जी, मैं ये कह रहा था कि अपना आप ये देखें कि शहबाज शरीफ के मामले में हुकूमत विन विन पोजीशन में है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि उन्होंने जोर लगाया, उन्होंने लीगली उनको रोका है। पहले शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ली तो डेफिनेटली फिर उसकी बनती ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की, तो हुकूमत ने आज वापस ले ली। लेकिन वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में कमेंट दिया है मोजेस जज साहिबान ने, वो कमेंट बहुत ही अहमियत का हामिल है कि बड़े ही नामसाइद हालात में इस तरह का जो है फैसला किया गया था और ये फ्यूचर के केसेस में भी काम आ सकता है। ठीक है, फ्यूचर के केसेस में भी काम आ सकता है। अंबर शम्सी, आप क्या कहेंगी इस पर? जी, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि वो जाना चाह रहे हैं लंदन ताकि मियां नवाज शरीफ के पांव पकड़ें, साथ साथ उनकी बातचीत भी चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और नून लीग का जो बयानिया है इस वक्त आपको नजर आता है कि वो उनका एक शिफ्ट हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो इस वक्त आपको ज्यादा हावी नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में एक तो उन्होंने जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की वकला है, उन्होंने भी अपनी जो है अपील जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी वो वापस ले ली, हुकूमत ने भी ले ली। और आप ये देखें कि बातचीत भी साथ साथ चल रही है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इस पर सियासी असर है उसमें मैं कहूँगी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से ज्यादा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की एंटी करप्शन बयानिया जो है उससे ज्यादा आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ मुल्क में रहकर जो बातचीत कर रहे हैं, जो इस वक्त आप देखें कि सेनेट की जो कमिटीज है उसकी भी बांट वगैरह जो है ना उसको बांटा भी जा रहा है। फिर साथ साथ अगले का लाहे अमल नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि उस पर बहुत एक दिलचस्प असर है कि वो मियां नवाज शरीफ से शायद उनको बातचीत की जरूरत ना महसूस हो। ठीक है जी जुनैरा, आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रही थी? एक कमेंट जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि ये चेहरों के इर्द गिर्द सियासत नहीं घूमती, तो वो शायद रोजवेल्ट या रेगन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अमेरिकन सिस्टम याद कर रहे हैं। वो असल में हमारी सियासत तो हमेशा से चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है और सदियों तक जब तक वो चेहरा बिल्कुल गुम नहीं हो जाता कोई और चेहरा उसकी जगह ले ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर इतने हर्डल्स हैं शहबाज शरीफ के रास्ते में, एंटी करप्शन भी है और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, उनके बच्चे भी भागे हुए हैं, तो फिर इतना इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर इस्टेब्लिशमेंट उनसे राब्ते में क्यों है? बस इसका जवाब चाहिए। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब। मैं यही कहता है, जुनैर ने कहा कि जब तक आपकी सियासत जो है वो चेहरों के गिर्द रहेगी उसमें करप्शन ही रहेगी। कोई सिक्योरिटी के पैसे खाएगा, कोई $514 मिलियन रुपीज खाएगा, कोई 346 मिलियन रुपीज खाएगा, कोई 424 मिलियन रुपीज खाएगा। और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेज हैं, बड़े सीरियस केसेज। जो भी उनसे बातचीत कर रहा है ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो या उसको छोड़ दे, उसके बाद सियासत शुरू ही ना करे। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के। आप कहते हैं कि एक तरफ करप्शन है, नवाज शरीफ में कोई शक है और वो करप्शन है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं पाँव पकड़ूंगा। यार हम लोग क्या है, व्हाट आर वी? क्या हम लोग मतलब इतने गिरे गुजरे हैं कि हम अब जो सजा याफ्ता लोग हैं पैसे खा के भागे हुए हैं, उसके भी हम चाहेंगे कि हम उनसे भी बातचीत करके काम करें? ये तो बड़ी जाती है, ये बड़ा यही इसीलिए तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं हो रहा कि इंडिविजुअल्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। जो वो चाहते हैं हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते वो नहीं होगा। यानी सभी मुत्तफिक है कि इंडिविजुअल्स के गिर्द जो है वो घूमती है सारी सियासत। जवाद फैजी साहब वन लाइनर कमेंट करते हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है इसके बाद। जी यकीनन जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ना, चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है $1 बिलियन और $1 मिलियन, तो उसमें फॉरेन फंडिंग केस के जो नतीजे हैं वो भी ना आने दिए जाए और इन कैमरा रखा जाए, सामने ना आने दिए जाए। स्टिल हम शुरू से अब तक उसी चक्कर में घूमे हुए हैं। ठीक हो गया। कमोबेश तमाम ही कार इस बात पर मुत्तफिक है। नाजरीन, सेगमेंट को क्लोज करते हैं, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के हवाले से आमने सामने हैं। हुकूमत की जानिब से बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन इन आदादो शुमार को मुसलसल चैलेंज कर रही है। बजट से कुछ दिन कबल दोनों के दरमियान इस मामले पर मुसलसल बहस चल रही है। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल बाद 48,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गई, मईशत बेहतर हो रही है। बजट से पहले हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, क्या आदादो शुमार में हेरा फेरी का इल्जाम दुरुस्त है? जवाद फैजी साहब। देखें, जब से मैंने होश संभाला है या मेरे अब्बा जी ने भी संभाला था ना, तब से यही हो रहा है कि जो हुकूमत आती है उसके बारे में अपोजिशन यही कहती है, और हुकूमत भी ये दावे करती रहती है कि आला तरीन मामलात हो गए हैं और अहम तरीन जगह से गुज़र रहे हैं और आला सतही तरीन सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन हमारा कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, बिजली के बिल भी जला तो मैं नहीं सकता, लेकिन मैं उसको देख के खुद जलता रहता हूँ। ये सब कुछ हो भी रहा है और उसके बावजूद हम ये हर दफ़ा, आप किसी भी वज़ीर ख़जाना को उठा के देख लीजिए, उसकी बजट तकरीर भी उठा के देख लीजिए, उसके ख्यालात का इजहार भी देख लीजिए और उसके अंदाज भी देख लीजिए। वो कहता है अब हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे ये मसनूई ना हो। लेकिन इशू यही है कि जब कोई भी अपोजिशन होती है वो यही इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ये मसनूई है सारा मामला और हेरा फेरी है और डिजिट्स ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब भी अपोजिशन यही कर रही है और हम सर पकड़ के बैठे। मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं जानता मईशत को, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि महंगाई बढ़ गई है, मुझे इतना पता है कि मसाइल बढ़ गए हैं, मुझे इतना पता है कि कर्जे हम ले रहे हैं, मुझे इतना पता है कि हम फितराने के भी पीछे पैनाफ्लेक्स लगा के तस्वीरें बनवा रहे हैं। मुझे ये सारी चीज़ों का बस पता है, मुझे ये कोई नहीं पता सच्ची जो बात है कि ये मसनूई है या नहीं। और बजट के बाद अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि इस पे मजीद कितनी बातें कही जाएंगी और उसकी तशरीह कैसे की जाएगी और उस पे हाशिया कैसे लिखा जाएगा, वो कौन लिखेगा। बजट के बाद अंदाजा तो हो ही जाएगा। जुनैरा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो गया, वही पुरानी बातें जवाद फैजी साहब के मुताबिक, आप क्या कहेंगे? वेल, ऑप्टिमिज्म तो यही कहता है कि बहुत अच्छी बात है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम -0.4 पे थे और अभी हम 3.94 पे जीडीपी हमारा चला गया है, तो चलें अगर फिगर फजिंग भी हुई है तो मैं 3% पे कहती हूँ कि 3% हुआ होगा, तो भी बहुत बेहतरी हुई है। और अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स हम सारे बड़े खुश हैं। बट असल क्वेश्चन ये है कि ये सब जो हुआ है उससे फिर वो जो असल मंशूर था इमरान खान का, न्यू जॉब्स क्रिएशन और हमारा जो टूरिज़्म ओपन होना था और यहाँ पे आईटी के सेक्टर में बहुत एक्सेल करना था, मतलब जो वादे किए थे वो जॉब्स मिलनी तो दूर की बात है, जॉब्स छीन ली गई हैं लोगों से। इतने बजट कट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने और इंडस्ट्री ने लगाए हैं और जो फ़र्क पड़ रहा है वो लेट मी टेल यू, वो बड़े बिजनेसमैन को ज़रूर पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको, बड़े बिग विग्स को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, उनको हर गवर्नमेंट में ही होते हैं। शुगर मिल ओनर्स को, फ्लोर मिल ओनर्स को, टेक्सटाइल मिल ओनर्स को, उनको तो फ़ायदा हो रहा है। असल मसला तो वही है कि जिनके लिए आप पनाहगाहें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, नहीं किसी को भूखा सोना चाहिए, लेकिन असल में आप रॉड देते हैं, आप फिश पकड़ पकड़ के नहीं देते, आप लोगों को एम्पावर करते हैं। स्किल लेबर को देखें कि उस वक्त उसके पास क्या है कुछ करने के लिए। तो अगर नीचे के लेवल पे लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, इवन मिडिल क्लास या सैलरीड तबका वहीं का वहीं खड़ा है, तो फिर चेंज कहाँ है? तो लेट्स वेट फॉर द बजट एंड सी के ये क्या देते हैं उसमें ऐसा जिसको रियल रिलीफ हम कंसिडर कर सकें। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? या मैं जैसे बात की फैजी साहब ने, वही है जो है कि जी अपोजिशन कहती है कि ठीक नहीं है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, और उसके साथ साथ फिगर्स भी आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कुछ कह रही है या अपोजिशन कुछ कह रही है तो आप उन चीज़ों पे जाएं जो प्रैक्टिकली या जो फैक्चुअली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई है, 13% ज्यादा हुई है, 4700 बिलियन ऑफ टैक्स, तो आप जाके एफबीआई की वेबसाइट पे देखिए, जब वो देखते हैं तो गवर्नमेंट का स्टांस ठीक नजर आता है। इसी तरह अगर आप देखें कि आपकी रेमिटेंस $8 अरब देख लीजिए, तो बड़ी बात है इसमें, बेहतर बात यह है कि वो सारी बैंकिंग के थ्रू आई हैं। वो जो हवाला हुंडी खत्म कर दिया प्राइस, अब मतलब ये चीजें वो मैक्रो लेवल पे ठीक हुई हैं। अब जो बेसिक पॉइंट है ना जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, क्या वो तमाम का तमाम ट्रांसफर
कॉमन आदमी को, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आम आदमी जो है उसकी परचेज पावर बढ़ती है, अगर आपकी इन्फ्लेशन कम होती है, लोगों को तो वो बजट का सही फायदा होता है। वो इन इकदामात का, जिसमें आप अभी मैं गवर्नर स्टेट बैंक का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में पहली दफा टर्म फाइनेंसिंग की है। तो मैंने जाके फिर इसको क्रॉस चेक किया और उसको मुख्तलिफ वेबसाइट पे गया, तो वाकई पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपकी टर्म फाइनेंसिंग में आप लोगों को वो पैसे जो पे करने थे वो आपको पे कर रहे हैं, और ये एक बड़ी, अगर आपकी कंसिस्टेंटली चलती रहे तो आपका कारोबार बढ़ेगा। तो लेकिन इन तमाम का ऑल सेड एंड डन, इन तमाम का इम्पैक्ट ट्रांसफर होना चाहिए आम आदमी, तो उसके लिए बजट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वाकई वो चीजें जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से और बाकी के हिसाब से आपकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो तो आप कुछ लोगों को सामने रख लेते थे, उनको आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चीजें दे देते थे, खाना शाना खिला के। इस दफा आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग में अगर गए हैं और आपका $4 अरब जो है ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, तो इस तमाम चीजों के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका अगर इम्पैक्ट आम आदमी पे ट्रांसफर हुआ, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आपने वो भी रिड्यूस कर दिया था, डबल सैलरीड क्लास, वो चीजें आपकी नजर आती है बजट में मैनिफेस्ट होती हैं, तो फिर तो वाकई मईशत बेहतर नजर आएगी। अगर नहीं होती तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नेचुरली बढ़ेगा। ठीक हो गया। अंबर, आप क्या कहेंगी, जमीनी हकाइक किसकी फेवर में है, या तो ऑपोजिशन की या फिर गवर्नमेंट की? देखिए, अब बात तो यही है कि जाहिर है हम इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ ही देखते हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों का एक सियासी एजेंडा होता है, उन्होंने एक बयानिया जो है वो पेश करना होता है, एक पिक्चर पेश करनी होती है, और इस वक्त लग रहा है कि हुकूमत ये दिखाना चाह रही है, जाहिर करना चाह रही है कि हालात कितने बेहतर हो गए हैं, सब अच्छा है। अब इसमें परेशानी की यह बात है कि 2 माह से आपकी जो महंगाई है उसमें इजाफा हुआ है, इसमें फूड इन्फ्लेशन और फूड आइटम जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर अब आप देखें कि इससे पहले कोविड-19 और इससे पहले जो ग्रोथ रेट थी वगैरह वगैरह और जो एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब है कि आप यू हिट रॉक बॉटम और फिर आप ऊपर आए, जिसकी वजह से आपको कुछ आदाद शुमार बेहतर लगने लगे। तो महंगाई हो गई या हो गया रियल वेजेस हो गई या नौकरियां हो गई, यही लोग देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जिसमें अमीर को बहुत फायदा होता है वो कितना ऊपर चला गया। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत के दौरान भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रही थी। तो दैट इज नॉट व्हाट पीपल या ये हुकूमत इसको शुड लुक एट। देखना ये जरूरी है कि जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है खास तौर पर, जिसके लिए इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं और इसी वजह से एहसास प्रोग्राम है या पनाहगाहें हैं या लंगर खाने हैं वो खोले हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो कितने लोगों तक पहुंचती है। असल बात यह है कि जो मजदूर है उसकी जो आमदन है वो कितनी है। अभी कल ही मैं देख रही थी कि डॉक्टर हफीज पाशा एक किसी टीवी प्रोग्राम पे आ रहे थे और वो भी यही इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इस दौरे हुकूमत में रियल वेजेस जो हैं वो कम हुए हैं, जिसका मतलब है कि महंगाई ज्यादा हुई है, रियल वेजेस कम हुए हैं, तो लोगों की जो आमदन है, कुव्वत खरीद है, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार के मुकाबले में तो परेशान कुन बात है। तो अगर ये जो बेहतरी नजर आ रही है ये क्या अगले साल तक असर होगा, और क्या ये जो बेहतरी नजर आई है ये हफीज शेख की वजह से थी जिनको हटाया गया था, अब शौकत तरीन साहब को ले आया गया है। फिर दूसरी तरफ ये देखेंगे, देखना भी जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम है। फिलहाल तो ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं हो जाएगा, मजीद टैक्सेस का बर्डन नहीं डाला जाएगा, लेकिन हम कब तक ये कर सकेंगे और IMF पर क्या क्या डिमांड्स होंगे ये भी देखने वाली बात है। तो जाहिर है उम्मीद तो करनी चाहिए कि चले शुक्र है कुछ हालात शायद बेहतर हों, लेकिन हम गरीब तबके की बात करते हैं तो वहाँ हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए अभी तक। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आम आदमी को जब फायदा नहीं होगा तो फिर आदादो शुमार पर सवालिया निशान तो उठेंगे ही, आप क्या कहेंगे? देखिए शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऊपर से चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। जब इस हुकूमत ने अपना हुकूमत संभाली है तो उसके बाद देखें कि इनका सबसे बड़ा जो मसला था वो मईशत का मसला था। अगर हेरा फेरी करनी होती तो ये शुरू से ही जो है फजिंग करनी शुरू कर देते, लेकिन उसमें टाइम लगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी यही कहते थे कि वक्त लगेगा, चीज़ें राइट डायरेक्शन में चली जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ देखें अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही थी, उन्होंने एक वो मईशत को लेकर चलते थे, दूसरा PDM उन्होंने बनाया, दोनों में नाकामी हुई कि एक तो PDM टूट फूट का शिकार हो गई, तो जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था वो टूट गया। दूसरी तरफ अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई, एक स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो फजिंग करके हुकूमत नहीं
दे सकती कि उसकी फिगर्स को अप एंड डाउन कर दे। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट खोला है, बाहर से बैंकिंग के थ्रू पैसे आ रहे हैं। आप देखें कि फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। FBR ने जो है वो कलेक्शन भी इस दफ़ा रिकॉर्ड कलेक्शन की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। अच्छा, अक्सर शाइस्ता बात होती है ये लंगर खानों की और ये जो खाना तकसीम किया जाता है या पनाहगाहें हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ क्योंकि मैं वहाँ विज़िट करता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे। ये हमारे और आपके लिए नहीं बने हुए, ये कोई ग्रेजुएट्स को वहाँ पे ये नहीं कहते कि आप नौकरी छोड़ें और यहाँ आके रहें। ये उन लोगों के लिए जो दूर दराज से नौकरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए आते हैं। जो किसी को 15 दिन की दिहाड़ी का ऑर्डर मिलता है, किसी को 1 महीने की, तो वो आके लोग अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं पे औने पौने किराए की जगह लेके या सड़क के किनारे सोया करते थे। अब उन मज़दूरों को ये आसानी है कि अगर उनके पास 15 दिन का उनको कोई काम मिला है इस्लामाबाद में, तो इन पनाहगाह में आके रह सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो खाना तकसीम हो रहा है, अक्सर जो दिहाड़ीदार हैं उनकी दिहाड़ी में से 50-100 रुपया उनका खाने के ऊपर लग जाता था। अब उनको ये गरीबों को फ़ायदा होता है कि उनको अपने पैसे से खाना नहीं खाना पड़ता, ये उनकी बचत हो जाती है। तो वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियाती, अमलों का दारोमदार नियतों पे है। अगर आहिस्ता आहिस्ता भी आप नेकी के काम शुरू करेंगे, गरीब को कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, तो इतना लॉन्ग टर्म जो है वो सबको फ़ायदा होगा। जी ठीक है, ठीक है। आदाद शुमार दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला तो तभी जब बजट आएगा और हकाइक सामने आएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ सेगमेंट को क्लोज करते हैं, ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। तलबा का मुतालबा ये था कि एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएं। हुकूमत ने उनका ये मुतालबा तो नहीं माना है, लेकिन उन्हें रिलीफ ज़रूर दिया है। हमारा सवाल यह है कि तलबा के लिए मजीद वक्त के साथ साथ बड़ा रिलीफ, मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात इख्तियारी मज़ामीन तक महदूद, क्या ये फैसला दुरुस्त है? जुनैरा, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो काफ़ी अकोमोडेट किया है और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि ये बात उनकी ठीक थी वज़ीर तालीम की कि जब हमने लास्ट टाइम प्रमोट कर दिए बच्चे एक दफ़ा, तो वो 1 टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन दोबारा उसी तरह करना कुछ मुनासिब भी नहीं था, क्योंकि स्कूल टू स्कूल चीज़ें वेरी करती हैं। तो जब ये एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं या एक्सटर्नल सिस्टम है और एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, कैम्ब्रिज हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें ज़रा एतबार ज़्यादा होता है। तो उसमें भी इतनी रायत दे देना कि आप सिर्फ इलेक्टिव्स का इम्तिहान दें, मेरे ख्याल है काफ़ी अकोमोडेट किया है उन्होंने। तो अब अल्लाह करे कोरोना कंट्रोल में रहे, ऐसे ही रहे। बहुत डिपेंड करेगा कि उन सेंटर्स में, उन जगहों पे SOPs के ऊपर कितना अमल किया जाता है और कितनी एहतियात बरती जाती है। ठीक है, यानी ये फैसला दुरुस्त है। बशम से आप क्या कहेंगे इस पर? जी, हमें ये मालूम है कि जब से पैंडेमिक आया है, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में तालीम कितनी बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि जाहिर है हमारी ऑनलाइन टीचिंग की तरफ ना टीचर्स खुद भी उनको तरबियत हासिल थी, ना बच्चों के पास कनेक्टिविटी थी, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके पास रसाई नहीं है इंटरनेट की। तो ये मसला जरूर है। और फिर साथ साथ अगर देखें कि हमारे पास अभी तक एक सिस्टम, तो निज़ाम इवॉल्व नहीं हुआ कि इम्तहानात के बगैर आप किस तरह से बच्चों को टेस्ट किया जाए कि उन्होंने क्या सीखा है। तो ये एक मजबूरी जरूर है इस वक्त, क्योंकि फिलहाल एक मुतबादिल निज़ाम नहीं है और ना ही हमारे पास मुतबादिल सिखाने का निज़ाम है। क्योंकि आप टेलीस्कूल देख लें, जो एक ठीक है अच्छी कोशिश थी, लेकिन जाहिर है अगेन बात यही है कि वो तमाम बच्चों तक तो नहीं पहुंच सकी। तो एक मजबूरी के तहत मैं समझती हूँ ये करना पड़ेगा। फिर साथ साथ हमें भी देखना है कि बहुत बड़ी तादाद में कैम्ब्रिज और O लेवल्स के बच्चे नहीं है जिनकी पाकिस्तान में तादाद निस्बतन कम है, ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं, और हुकूमत को भी यकीनी बनाना होगा कि इसके जरिए कोरोना वायरस फैले ना। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स को रिलीफ मिला है ये ठीक है? देखिए, कोविड से पूरी दुनिया में जहाँ पे सारे कारोबार तबाह हुए, दुनिया ने कितना नुकसान उठाया, वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारे तलबा हैं उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत नुकसान उठाया। मुश्किल फ़ैसला था, सारी दुनिया जो है वो कोविड की वबा की वजह से फ़ैसले नहीं कर पा रही थी कि हमें किस तरफ जाना है। कभी वज़ीर तालीम स्कूल कॉलेज खोलने की बात करते थे, कभी बंद करने की बात करते थे, क्योंकि ये पेंडेमिक ऐसा था कि पहले कभी भी दुनिया ने इस किस्म के हालात नहीं देखे। तो मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि NCOC ने और हमारी जो अपना तालीम की मिनिस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने दुरुस्त फ़ैसले किए। पिछले साल उन्होंने बग़ैर इम्तिहानों के
के प्रमोट कर दिए थे, बच्चे भी फिर सुस्त हो जाते। जैसे भी अबर ने जिक्र किया कि ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहीं, लेकिन कई जगह जो है वो क्लासेस इस तरह होती थी कि बच्चे या तो कंबल के अंदर बैठे हुए होते थे या खेल रहे हैं, उस तरह वो हासिल नहीं कर सकते थे तालीम जिस तरह स्कूल या कॉलेज के अंदर दी जाती है। तो उनको भी थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करने के लिए ये फैसला ज़रूरी था, ताकि वो कुछ पढ़ें लिखें, उनके दिमाग में आए कि हर दफ़ा जो है वो इम्तिहान दिए बगैर जो है वो पास नहीं हुआ जा सकता, और हमें घर पे भी बैठ के जो है अपनी तालीम हासिल करनी है। और हमें इम्तिहान का डर खौफ होगा तो बच्चे कुछ सीख सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो जाती, एग्जाम्स हो जाते, वो ज़्यादा ठीक था या फिर जो ये रिलीफ मिला है स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा बेहतर है? तो फिर वही होता है जो एक जोक चला हुआ है कि इब्तदाई तालीम घर में हासिल की और आला तालीम जो ऑनलाइन हासिल की। तो बात यह है कि जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल दुनिया में, मैंने जहाँ तक लेकिन अगर कोई चीज़ खुली रही है तो वो स्कूल्स खुले रहे हैं और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ SOPs अडॉप्ट की। अगर आप ऑफिस में 50% अपीयरेंसेस का कहते हैं तो मेरे ख्याल में स्कूल्स में तो इस तरह एजुकेशन का चलता रहता। कर नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, घरों में उन्होंने पढ़ा है। लेकिन ये भी तो होता है कि जब आप एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो आप 1 महीने की एग्जाम से पहले 1 महीने की छुट्टी ले लेते, इम्तिहान की तैयारी करते थे। तो मेरा ख्याल इसमें यही चीज है कि इलेक्टिव कुछ सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है और उसके लिए स्टूडेंट्स को किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वो घर पे तो पढ़ता रहना चाहिए, उन्हें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। सही है। जवाद फैजी साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे इश्यूज़ पे बात कर दी कि 2 चीज़ें ज़रूर कहूँगा। मैंने गुज़िश्ता दिनों देखा जब से ये पैंडमिक आया और ये सारी मामलात बने, उसमें ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये गिले भी आए, ये शिकवे भी आए कि सुपरवाइज़र जो है वो कुछ देखते दुखते है कोई नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हाज़िरी में लगा रहा हूँ ताकि उनके जो सैलरी है, उनके जो मामलात हैं वो चलते रहें और पढ़ाया कख नहीं। उधर से फिर हमारे बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि वो पढ़ते भी कख नहीं और चाहते ये हैं कि वो हज़रत इकबाल बन जाए और उन्हीं के सोचने से पाकिस्तान के मामलात ठीक होंगे। मैं तो बस यही कहूँगा आखिर में स्टोरी में गाना डालने के लिए कि बच्चों को भी चाहिए और उनके वालिदैन को भी चाहिए कि उनको पढ़ाएं भी, तरबियत भी अच्छी करें और वज़ीर तालीम को ना अपनी मामा या पापा ना समझें कि ज़िद करके जो मर्ज़ी मनवा लेंगे। चाहिए ये कि पढ़ना चाहिए और उसके लिए खा तुम्हें चीन तक जाना पड़े, वो भी हम सुनते रहे थे, लेकिन घर में बैठ के तो खुदा के लिए पढ़ लो। और माओ को भी इस काबिल होना चाहिए और बाप जो है उनको भी कि वो भी कुछ पढ़ा सके। सारा कुछ अन्नेवाह मोबाइल फ़ोन पर छोड़ के और या लैपटॉप पर बैठ जाती है, कुछ अपनी भी तरबियत कर लेनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल रोशन हो सके। ठीक है, यानी आपका भी मानना यह है कि ऑनलाइन एग्जाम्स की बजाय जो ये रिलीफ मिला है गवर्नमेंट की जानिब से, इसको ये बेहतर है और तलबा के लिए मजीद वक्त के साथ साथ बड़ा रिलीफ जो आया है मैट्रिक और इंटरनेट इम्तिहानात में इख्तियारी मज़ामीन तक महदूद हो गया है, तो ये फैसला तमाम एनालिस्ट की नज़र में बेहतर है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।